प्रभात की इस शुभ वेला में सुप्रभात नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नीतीश भारद्वाज, सुप्रभातम की नई प्रस्तुति के साथ। अब देखिए पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, सोमवार, पुष्य नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। नए दिन के साथ नई शक्ति और नए विचार जन्म लेते हैं। सकारात्मक विचार जीवन के लिए मार्गदर्शक होते हैं, साथ ही जीवन को नई ऊर्जा देते हैं। देखते हैं आज का सुविचार सुभाषितम में। यस्य सर्वे समारंभाः जिसके समस्त कार्य कामना और संकल्प से रहित है, उस ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानीजन पंडित कहते हैं। The wise call him a sage, for whatever he undertakes is free from the motive of desire, and his deeds are purified by the fire of wisdom. और अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग का। महाभारत भारतीय साहित्य का अनुपम महाकाव्य ग्रंथ है। धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक आदि सभी विषयों का समावेश होने के कारण महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है, जो हम सभी के लिए अनुकरणीय है। तो आज देखते हैं महाभारत पर आधारित हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की यह विशेष रिपोर्ट। भारताध्ययनं पुण्यमपि पादमधीयतः श्रद्धाधानस्य पूयन्ते सर्व पापान्यशेषतः। महाभारत का अध्ययन अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। जो कोई श्रद्धा के साथ इसके एक श्लोक के एक चरण का भी अध्ययन करता है, उसके सभी पाप मिट जाते हैं। महाभारत की महनीयता, गंभीरता को देखते हुए इसे भारतीय ज्ञान परंपरा अथवा सनातन संस्कृति का विश्वकोश माना जाता है। महाभारत की संक्षिप्त विषय वस्तु के क्रम में प्रथम पर्व, जो कि आदि पर्व है, उसकी विषय वस्तु को हमने संक्षेप में जाना था। आदि पर्व में वर्णित विषय वस्तु का अति संक्षेप में पुनरावलोकन करते हुए आज महाभारत के द्वितीय पर्व अर्थात सभा पर्व के मुख्य विषयों को संक्षेप में जानेंगे। महाभारत का द्वितीय पर्व सभा पर्व के नाम से जाना जाता है, जो 81 अध्यायों और 10 उपपर्वों में विभक्त है। सभा पर्व का आरंभ एक उत्तम सभा भवन के निर्माण प्रसंग के माध्यम से होता है। श्री कृष्ण की आज्ञा प्राप्त कर कुशल शिल्पी अथवा वास्तुकार मय नामक दानव युधिष्ठिर के लिए इंद्रप्रस्थ में एक अनुपम सभा भवन का निर्माण करता है, जिसका उल्लेख महाभारत में इस प्रकार है। प्रतिगृह्यतु तद्वाक्यम संप्रहृष्टो मयस्तदा, अर्थात श्री कृष्ण की आज्ञा प्राप्त कर मय नामक दानव प्रसन्न चित्त होकर सभा भवन के निर्माण में लग जाता है।
युधिष्ठिर के सभा भवन के वर्णन से स्वतः स्पष्ट है कि महाभारत काल में उन्नत स्तर की शिल्प विद्या का प्रचलन था। अद्भुत वास्तुशास्त्र और प्रबंधन शैली के साथ ही महाभारत काल में विमान शास्त्र के होने का भी स्पष्ट प्रमाण मिलता है, क्योंकि मय दानव द्वारा बनाया गया सभा भवन विमान के आकार का था, ऐसा महाभारत के रचनाकार स्वयं महर्षि वेदव्यास कहते हैं। विमान प्रतिमाम चक्रे पांडवस्य शुभाम सभाम, अर्थात मय दानव द्वारा निर्मित सभा भवन विमान के आकार का था। सभा भवन की वास्तुकला का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, विश्रुताम त्रिषु लोकेषु दिव्याम मणिमयीम शुभाम, अर्थात मणि आदि रत्नों से सुशोभित सभा भवन तीनों लोकों में विख्यात था। इंद्रप्रस्थ में सभा भवन के निर्माण में प्रयुक्त उत्तम वस्तुओं का उल्लेख करते हुए महाभारतकार लिखते हैं, उत्तम द्रव्य संपन्ना रत्न प्राकार तोरणा बहुचित्रा बहुधना सुकृता विश्वकर्मणा, अर्थात सभा भवन के निर्माण में रत्न आदि उत्कृष्ट वस्तुओं का प्रयोग किया गया था। विभिन्न सुंदर चित्र आदि से भवन को सजाया गया था। सभा भवन के निर्माण के लिए भूमि का समग्र वर्णन भी महाभारत के सभा पर्व के अध्ययन से प्राप्त होता है। दशकिष्कु सहस्राणि समन्तादायता भवत्, अर्थात सभा भवन के लिए चयनित भूमि की लंबाई चौड़ाई 10,000 हाथ थी। युधिष्ठिर के सभा भवन का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश से संपूर्ण सभा भवन दिन रात प्रकाशित होता रहे। युधिष्ठिर के सभा भवन निर्माण प्रसंग में पर्यावरण चिंतन का भी स्पष्ट उल्लेख देखने को मिलता है। महाभारतकार लिखते हैं, ताम सभामभितो नित्यम पुष्पवंतो महाद्रुमाः आसन नाना विधा लोलाः शीतच्छाया मनोरथाः, अर्थात सभा भवन में शुद्ध वायु के प्रवाह के लिए चारों ओर सुगंधित वन उपवन लगाए गए थे। इतना ही नहीं, सभा भवन में जल आदि की आपूर्ति के लिए यथोचित व्यवस्था की गई थी। पूर्णतः पर्यावरण के अनुकूल युधिष्ठिर का सभा भवन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि महाभारत काल में मय दानव के समान उत्कृष्ट वास्तुशास्त्र के ज्ञाता हुआ करते थे। महाभारत काल में पर्यावरण के अनुकूल और उन्नत स्तर की वास्तुविद्या का विकास था। वर्तमान समय में महाभारत कालीन वास्तुशास्त्र निश्चय ही अकल्पनीय है, किंतु यह भी सत्य है कि आधुनिक युग में भी उच्च स्तर के मंदिरों अथवा भवनों के निर्माण के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा के अंगभूत वास्तुशास्त्र के ज्ञाता का ही सहारा लिया जाता है। सभा पर्व में वर्णित अन्य मुख्य विषयों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। खर्राटे लेना, जिसे अक्सर गहरी नींद की निशानी माना जाता है, किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है। आइए समझते हैं कि खर्राटे के कारण व्यक्ति के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे इस समस्या को दूर किया जा सकता है। खर्राटे लेना एक आम समस्या है, कोई भी इससे प्रभावित हो सकता है। ये संकेत है कि व्यक्ति को सोते समय सांस लेने में परेशानी हो रही है। खर्राटे के कारण व्यक्ति के शरीर पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। खर्राटे एक अचेतन गूंजने वाली ध्वनि है जो तब होती है जब मुंह और गले की मांसपेशियां नींद के दौरान आराम करती हैं और वायुमार्ग को प्रतिबंधित करती हैं। ये स्लीप ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, यानी नींद संबंधी श्वसन विकार है। ये किसी भी व्यक्ति की नींद की गुणवत्ता को बदल सकता है। खर्राटे ले लेके सांस रुक रही है या खांसी लेके हम उठ रहे हैं
तो हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो। हमारी नींद ठीक नहीं है, हम अगले दिन फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाएंगे और जो है सोते रहेंगे। उसकी वजह से फ्लाइट एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या फिर ड्राइविंग के टाइम भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। जो लोग खर्राटे लेते हैं उनमें बहुत अधिक नाक और गले के ऊतक होते हैं जो कंपन के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। जीभ की स्थिति भी सहज श्वास को बाधित कर सकती है। खर्राटे लेने की अवस्था कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। सोते हुए श्वसन मार्ग में आंशिक अवरोध, सोने की स्थिति, पीठ के बल सोना, मुंह खोलकर सोना, मोटापा या अधिक वजन, धूम्रपान करना, शराब का सेवन, अनिद्रा या नींद की समस्या, बंद नाक या नाक में एलर्जी, ये सभी कारक खर्राटे की समस्या को उत्पन्न कर सकते हैं। नींद का हमारे स्वास्थ्य के साथ गहरा संबंध है। कई कारक हैं जो नींद को प्रभावित करते हैं। यदि नींद ठीक से न आए तो इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है और कई तरह की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। जो बेड पार्टनर है वो डॉक्टर को बताएगा कि ये बहुत जोर जोर से मरीज खर्राटे लेता है और खर्राटे ले लेके सांस थोड़े सेकंड्स के लिए रुक जाती है। ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है, ये डायग्नोसिस का कंफर्मेटरी है। मरीज ये भी बोलेगा कि जब सांस रुकती है तो चोकिंग होके वो उठते हैं, तो ये भी एक मुख्य सिम्टम है। इसके अलावा जिनको हल्के फुल्के खर्राटे आ रहे हैं उनको जब वो सुबह उठे तो नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप होगी। सुबह उठने पे फटीग या थकान महसूस होगी, बहुत ज़्यादा थकान होगी, बिस्तर से नहीं उठे ऐसा लगेगा, सोते रहें और सोते रहें और जितना भी सोएं वो नींद नॉन रिफ्रेशिंग होगी। बैठे बैठे सुबह जब काम कर रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, नींद की झपकी आएंगी। उसके अलावा पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं अपना काम, उसमें भी झपकी आएंगी। अगर लंबे समय तक ये वैसे चले तो याददाश्त में कमी आएगी, चीज़ें भूलने लगेंगे। यदि नींद न आना रोज की बात बन जाए तो इसका प्रभाव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने लगता है। नींद की कमी के कारण व्यक्ति में चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी, हार्मोन का असंतुलन, स्मरण शक्ति में कमी, बेचैनी, महिलाओं में माहवारी से जुड़ी परेशानी, मधुमेह व उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं का खतरा भी होता है। कुछ लोग शांति से सोते हैं तो कुछ तेज खर्राटे लेते हैं। खर्राटों की आवाज से बार बार नींद खुल जाती है। कुछ लोग खर्राटे लेने को गहरी और अच्छी नींद की निशानी मानते हैं, लेकिन दरअसल ये एक समस्या या किसी समस्या का लक्षण हो सकता है। न्यूरोलॉजिस्ट या फिर स्लीप स्पेशलिस्ट के पास जाएं और स्लीप स्टडी कराई जाए, जिसमें हमको पता चले कि कितना ऑक्सीजन कम हो रहा है खर्राटे के टाइम। ऑक्सीजन कम होने की वजह से खर्राटे वाले मरीजों को नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप होती है और याददाश्त भी कम होती है। फिर सीपैप मशीन का उपयोग करना पड़ता है, पर उसके पहले हम एडवाइस या सलाह देते हैं कि वजन एटलीस्ट 5-6 kg कम या घटाया जाए। यदि आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो नजरअंदाज न करें, एक विशेषज्ञ को दिखाएं और जानें कि इस समस्या का कारण क्या है। जीवन शैली में कुछ बदलाव कर खर्राटों को कम किया जा सकता है। हालांकि कुछ लोगों को चिकित्सा की आवश्यकता होती है। यदि आप खर्राटों से परेशान हैं तो एक विशेषज्ञ से मिलें। खर्राटों की समस्या को सही इलाज द्वारा दूर किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब समय है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दाव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी, और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी,
मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। योग हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में अत्यंत उपकारक है और ये हम भी जानते हैं कि साथ ही योग क्रियाओं का दैनिक प्रयोग करने वाले लोग शारीरिक सौष्ठव भी प्राप्त करते हैं। ये भी स्वतः सिद्ध तथ्य है। तो आज क्या है खास हमारे योग प्रभाग में, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं रोहिणी घोष। आज हम बात करेंगे कुछ आसनों की जिसके नियमित अभ्यास से आपको लंबे घने सुंदर बाल मिल सकते हैं। किसे पसंद नहीं होते लंबे घने बाल? तो देखते हैं कौन से है ये 2 आसन। पहला है अधोमुख श्वानासन। आइए मेरे साथ वज्रासन में बैठ जाएं। धीरे से अपने दोनों हाथों को इस प्रकार आगे ले जाएं, अपने घुटनों को थोड़ा इस प्रकार फैला दें और अपने पंजों को नीचे सटाते हुए एड़ियों को नीचे लगा दें और इस प्रकार अपने सर को अपने हाथों के बीच ले जाए और वो भी सांस छोड़ते हुए 6 सेकंड के लिए अपने सांस को रोके रहें यहाँ पे। अब धीरे से 6 सेकंड के बाद दोबारा पूर्व स्थिति में लौट आए। तो ये था आपका 1 राउंड। इस प्रकार आपको 4 राउंड अधोमुख श्वानासन के नियमित अभ्यास करने हैं। दूसरा आसन है हस्तपादासन। तो अपने दोनों पैरों को इस प्रकार सटा के खड़े हो जाए, हाथों को अपने बाजू में रखें, सामने देखते रहिए एक बिंदु पे। सांस भरते हुए हाथों को पीछे ले जाए, थोड़ा बेंड कीजिए, सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए। अगर आप यहाँ तक कंफर्टेबल हैं तो भी ठीक है, यहाँ हैं तो भी ठीक है, और अगर आप बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं तो इस प्रकार अपने सर को पैरों पे सटा दे और 6 सेकंड सांस छोड़ के इस स्थिति में बने रहे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आए और इस प्रकार सांस भरते हुए ऊपर आ जाए, हाथों को नीचे ले आए, पूर्व स्थिति में आ जाए। तो देखिए इन दोनों आसनों का नियमित अभ्यास करते रहिए। ये था आपका 1 राउंड और इस प्रकार 4-4 बार दोनों आसनों को आपको अभ्यास करना है और देखिए किस प्रकार आपके बाल घने लंबे सुंदर बन जाएंगे। और अब बारी है कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानने की हमारी गुरु माँ पूज्य डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी हो, कितना अच्छा रहेगा, कितना अच्छा दिखेगा और एक कॉन्फिडेंस भी महसूस होगा। तो ज़रूरी है कि अच्छी ग्रोथ के लिए बालों का कुछ तो करना चाहिए। सबसे पहले बालों की कसरत, बैक कोम्बिंग करो, एक मोटा कंघा लो और पीछे से आगे कंघी को घुमाओ कम से कम 3 मिनट से 5 मिनट तक। ये एक अच्छी कसरत होगी। बालों के रूट्स में सर्कुलेशन बढ़ने से स्ट्रेंथ आएगा। दूसरा, मेथी फेनुग्रीक, उसका भिगोकर उसका पेस्ट बनाकर उसे बालों में थोड़ी देर लगा लिया जाए, आधे घंटे उसको रखकर और फिर बालों को धोया जाए। धोने के लिए सिंपल सा शैम्पू वापरिए। आंवला, अरीठा और शिकाकाई, इन तीनों का मिक्सचर पाउडर बनाकर इसे गर्म पानी में उबाल के उसे गुनगुना करके वो शैम्पू वापरिए, बहुत अच्छा रहेगा। बालों के लिए ज़रूरी है कि हम बालों को प्रोटेक्ट करें धूप से, इसलिए हमेशा स्कार्फ या कैप पहनना ज़रूरी है। बस। सुप्रभातम कार्यक्रम में अब समय हो गया है भाषा सीखने का। आप जानते हैं कि यहाँ हम आपको संस्कृत भाषा का व्यावहारिक ज्ञान दे रहे हैं। संस्कृत वैज्ञानिक भाषा है, इसका शुद्ध उच्चारण हमसे स्वतः प्राणायाम कराता है। आज के इस अंक में हम शब्दों के एकवचन व बहुवचन के रूप सीखेंगे। आप सभी कक्षा में सीखते समय साथ साथ मिलकर बोलकर अभ्यास करें। मित्राणि नमो नमः। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषाम् अध्येतॄणां हार्दं स्वागतम्। मम नाम गवीशः। आशा है आप हमारे संस्कृत पाठशाला प्रभाग से अवश्य लाभान्वित हो रहे होंगे। आपसे निवेदन है कि आप अपने भाषा के अभ्यास क्रम में
ट्विटर अर्थात एक्स को अपनी नोटबुक बनाइए या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म का उपयोग करिए जहां हम अभ्यास में आपका सहयोग कर सकेंगे। सीखने के क्रम में आज इस कक्षा में हम प्रथम पुरुष के कर्ताओं के बहुवचन रूप बनाना सीखेंगे। संस्कृत में 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग। संस्कृत में लिंग निर्धारण वस्तुतः पुरुष, स्त्री, सजीव या निर्जीव के आधार पर नहीं अपितु शब्द के प्रत्यय के आधार पर होता है। यह हम पहले भी आपको बता चुके हैं। जैसे संस्कृत में आत्मा शब्द पुल्लिंग है, मित्र शब्द नपुंसकलिंग है, वस्तु शब्द नपुंसकलिंग है। यही नहीं, एक ही केवल स्त्री के लिए संस्कृत में दाराह जब शब्द कह देंगे तो वह पुल्लिंग में हो जाएगा, नारी या स्त्री कहेंगे तो वह स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, और कलत्रम कह देने से वही शब्द नपुंसकलिंग बन जाएगा। अर्थात एक ही नारी के लिए पुल्लिंग में भी शब्द उपलब्ध है, स्त्रीलिंग में भी शब्द उपलब्ध है और नपुंसकलिंग में भी शब्द उपलब्ध है। हमने बात की थी व्यक्ति शब्द की, तो व्यक्ति शब्द दिखता पुल्लिंग है लेकिन है स्त्रीलिंग। लेकिन ये सब बातें हम समय के साथ साथ आपको सिखाएंगे और आप स्वतः भी सीख जाएंगे। सामान्यतः अभी हमें यह ध्यान रखना है कि मोहनः, केशवः, माधवः, छात्रः, गुरुः जिनके साथ अह की ध्वनि सुनाई दे या विसर्ग दिखाई दे, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। प्रिया, राधा, लता, अम्बा, शिक्षिका, नारी आदि ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। और फलम, मित्रम, जलम जहां अम की ध्वनि सुनाई दे, ये नपुंसकलिंग शब्द हैं। आइए अब सीखते हैं और बना लेते हैं एक वचन से बहुवचन के शब्द। पहले पुल्लिंग के शब्दों को देखते हैं। शब्द है छात्रः। छात्रः इसका बहुवचन बनेगा छात्राः। छात्राः। शिष्यः अर्थात एक शिष्य, और जब 3 या 3 से अधिक शिष्यों के बारे में बताना हो तो कहेंगे शिष्याः। शिष्याः। अग्रजः। अग्रजः अर्थात बड़ा भाई, इसका बहुवचन बनेगा अग्रजाः। अग्रजाः। तो आप समझ ही रहे होंगे कि अह के स्थान पर आह यह कह देने से एक वचन से बहुवचन रूप पुल्लिंग में बन रहा है। शब्द है जनकः अर्थात पिता, इसका बहुवचन बनेगा जनकाः। पुत्रः। पुत्राः। पुत्राः। सेवकः। सेवकाः। सेवकाः। वृक्षः। वृक्षाः। वृक्षाः। सः। सः। सः यह सर्वनाम पद है और हमने यह पहले की कक्षाओं में जाना था कि वह जो धम से दूर खड़ा है उसके लिए सह इस शब्द का प्रयोग करना है। यहाँ इस अह के स्थान पर आह कर देने से यहाँ बहुवचन रूप नहीं बनेगा, यहाँ पर सह का बहुवचन बनेगा ते। उसी प्रकार एषः इस पद का बहुवचन बनेगा एते। एते। और प्रश्नवाचक जो कह पद है इसका बहुवचन बनेगा के। के। ऐसे ही करें सरल व मानक संस्कृत का अभ्यास। पाठशाला की अग्रिम कक्षा में पुनः होगी भेंट। तब तक के लिए नमस्कार। चैत्र नवरात्र का यह साधना का समय चल रहा है। 9 दिन तक लोग देवी दुर्गा के सभी 9 रूपों का विधान पूर्वक पूजन कर रहे हैं। आज सप्तमी के दिन श्री दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की अर्चना की जाती है। नवदुर्गा स्तोत्र में देवी कालरात्रि की आराधना के लिए श्लोक आता है। एक वेणी जपा कर्ण पूर्ण नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पाद पादोल्लसल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्धजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। इस प्रकार 8वें दिन अर्थात चैत्र शुक्ल अष्टमी को दुर्गा के महागौरी स्वरूप एवं नवमी को सिद्धिदात्री स्वरूप की अर्चना का विधान किया जाता है। और अब समय हो चला है सुप्रभात के समापन का। हम कल फिर लेकर आएंगे सुप्रभातम की वेला में सुप्रभातम का एक नया अंक। तब तक के लिए मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।